हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों अपने बारे में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे रखा है आप लोग को कॉस्टिंग वाले के अंदर। तो आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी कॉस्टिंग वाला लेक्चर देख चुके होंगे, वो वहां पर मेरे बारे में सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो वहां पर अब हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे से मुद्दे पर आते हैं कि सर इस फास्ट ट्रैक बैच में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और आप कैसे हमारे यहाँ ये जो टैक्सेशन का पेपर है उसकी नैया पार कराओगे। तो दोस्तों हमारा जो ये टैक्सेशन का पेपर होने वाला है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। आपको पता ही है इनकम टैक्स मैं ले रहा हूं और जीएसटी हमारे प्यारे गुरप्रीत सर ले रहे हैं, राइट। तो मैं यहां पर आपसे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करूंगा और इनकम टैक्स के बारे में ही बातें करूंगा। जीएसटी का ज्ञान धारा आप लोगों को गुरप्रीत सर से मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर इनकम टैक्स जैसे कि आप जानते हो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रोविजंस हैं और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। किसी तरीके से बच्चों को प्रोविजन तो समझ में आ जाते हैं लेकिन प्रोविजन की जो एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में उनसे वो नहीं होती। और एग्जाम में प्रोविजन तो लिखने को आता नहीं है, एग्जाम में तो आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो सर हमारा पर्पस जो होगा वो ये रहेगा कि हम प्रोविजन तो आपको एक्सप्लेन करें ही, साथ के साथ जो क्वेश्चंस है बेटा वो हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, राइट। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको क्लास के अंदर दूंगा प्रोविजंस के साथ। उसके अलावा हम क्वेश्चंस करेंगे, स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर अप करके चलेंगे, अपने इन्हीं हाथों से उसको लिखेंगे। और मैं ये आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जब मैं एज अ टीचर सारी चीजें बोर्ड पर लिख रहा हूं तो आपको तो मुझसे ज्यादा अपनी कलम चलानी चाहिए। तो आप भी सारे क्वेश्चंस मेरे साथ लिख रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस के लिए जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को भी अपने हाथों से आप लिख के सॉल्व करेंगे, उनका ऑडिट नहीं करेंगे, राइट। बच्चों की गड़बड़ी है कि सर यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, और एग्जाम में जाके कहते हैं यो क्या हो गया। ठीक है, तो बाबू ऐसी मिस्टेक मत करना कि यो भी हो गया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, तो एग्जाम में भी सर क्या होगा वो आप जानते हो, राइट। तो आपको क्वेश्चंस हाथ से लिख के प्रैक्टिस करने हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ज्यादा आपका टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट मजबूत होगा, उतनी ज्यादा आपको प्रोविजंस की क्लैरिटी होगी। सिर्फ प्रोविजंस पढ़ लेने से टैक्स कभी नहीं आएगा, टैक्स हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो प्रॉमिस करो मेरे से राजा बेटा कि आप लोग क्वेश्चंस जरूर से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब सर बात करते हैं कि सर हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो टैक्सेशन है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। हमारा जो पेपर है टैक्सेशन ये दो पार्ट्स के अंदर राजा बेटा डिवाइडेड है। इसके अंदर आप लोगों को इनकम टैक्स मिलेगा, और इसके अंदर आप लोग को जीएसटी मिलेगा। और जीएसटी आप लोग को गुरप्रीत सर कराएंगे, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी गुरप्रीत सर से मिल जाएगी, ठीक है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स हमारे पास 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 60 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है दोस्त, बहुत कुछ पढ़ना है। इसको समेटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्लास में इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हमारे समरी नोट्स बन रहे होंगे, प्रोविजंस के लिए चार्ट्स बन रहे होंगे, बहुत सारे हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। बस आपको ये प्रॉमिस करना है मेरे से, ये वादा करना है आपको मेरे से कि बेटा आप मेरे साथ साथ सारी चीजें करेंगे। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क पे दूंगा वो सारे क्वेश्चंस आप करेंगे और रेगुलर बेसिस पे प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे। डेली बेसिस पे आपको 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा आपको रोज टैक्स को देना है क्लास के अलावा। 1 से 1.5 घंटा, इससे ज्यादा मत देना।
इससे ज्यादा आप इनकम टैक्स को मत देना, ये डिजर्व भी नहीं करता इससे ज्यादा। किसी को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना तो उसके दिमाग खराब हो जाते हैं, वही हाल इसका भी है। तो सर इसको 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा इंपॉर्टेंस दे दो, ये तुम्हारे साथ बना रहेगा, ठीक है, और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है बेटा, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, आनंद आ जाता है इस चैप्टर पढ़ के। सर ये जो 60 मार्क्स का हमारा सिलेबस है, 60 मार्क्स का सिलेबस कैसे डिवाइडेड है? सर इसमें आपका 30% ऑब्जेक्टिव आता है, 30% आपका ऑब्जेक्टिव आता है। 30% ऑब्जेक्टिव का मतलब यह हो गया कि इसमें आपका 18 मार्क्स का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो 18 मार्क्स का पेपर है राजा बेटा वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये 18 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव है राजा बेटा वो कैसे डिवाइडेड है? सर इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आता है केस स्टडी, ठीक है। मां कसम ये एक तरीके से मौत का कुआं है सर, ये जो केस स्टडी है ये मौत का कुआं है। इसके अंदर वो पूरा इनकम टैक्स का ज्ञान आपसे ले लेता है, बहुत कुछ पूछता है इसके अंदर वो आपसे। इस केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी कि ये आपके 10 मार्क्स की केस स्टडी आती है। ये 10 मार्क्स की केस स्टडी एक तरीके से आपका पूरा का पूरा टोटल इनकम पे डिपेंड है, पूरा का पूरा टोटल इनकम पे डिपेंड है। मतलब यहां पर आपका पूरा का पूरा नॉलेज इंस्टीट्यूट चेक कर लेता है, रिटर्न ऑफ इनकम, सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, हर चीज उठा के इसमें डाल देता है, ठीक है। एग्जाम में आपको कसम है बेटा, कसम है तुमको उसकी कसम है जिसको तुम मन ही मन अपना मान बैठे हो, जिसको तुम मन ही मन अपना मान बैठे हो, उसकी कसम है तुमको कि तुम इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करोगे, सबसे लास्ट में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि अगर तुमने इस क्वेश्चन को पहले देख लिया तो बेटा तुम्हारे तोते उड़ सकते हैं और बाकी पेपर गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो केस स्टडी है इसको देखना ही नहीं है, इग्नोर मारना है, फुल टू इग्नोर मारना है। जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर मार रही है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको इग्नोर मार देना। इसके बाद तुम्हारे पास यहां पर 4 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चंस रहेंगे यहां पर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव। 4 क्वेश्चन लगेंगे ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स ईच के, 2 मार्क्स ईच के। क्या से क्या 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच के, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 8, ठीक है। ये जो है ये ज्यादा टफ नहीं होते, इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो टोटल आपके पास 18 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे डिवाइड हो गया? 10 नंबर की आपके पास केस स्टडी आ गई और 2-2 नंबर के आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए, राइट। ये आप चाहो तो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 70% आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा, 70% आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा, यानी कि 70% में मतलब आपके पास 42 मार्क्स का, 42 मार्क्स का आपके पास पेपर आने वाला है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है राजा बेटा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आएगा आपका 14 मार्क्स का, वो आएगा आपका 14 मार्क्स का। और ये भी आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है, टोटल इनकम का क्वेश्चन है जिसमें आपका सारे हेड्स आ जाते हैं, टीडीएस के प्रोविजंस भी लग जाते हैं, टीसीएस के भी प्रोविजन लग जाते हैं, टैक्स कंप्यूटेशन भी आ जाता है। तो ये जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी आपको लास्ट में बनाना है। इसको मैं सेकंड लास्ट लिखता हूं क्योंकि ये केस स्टडी से थोड़ा सा आसान होता है, ये केस स्टडी से थोड़ा आसान है। इसको लास्ट में करेंगे और टोटल इनकम को सेकंड लास्ट में उठाना है आपको।
इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके पास आएंगे 14 मार्क्स ईच के, 14 मार्क्स ईच के। इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 18% जो ऑब्जेक्टिव है, ये 100% कंपलसरी है, ये 100% कंपलसरी है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, ये 100% कंपलसरी है। आपका जो ये 14 मार्क्स का टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आया है, ये भी आपका कंपलसरी है, इसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन यहां पर जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपके पास कोई भी 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 14-14 मार्क्स के होते हैं। इनमें हो सकता है कि 7-7 नंबर के 2 पार्ट हों, ऐसा हो सकता है 7, 3, 4 के 3 पार्ट हो, या तो 2 पार्ट आ सकते हैं या तो 3 पार्ट आ सकते हैं, A, B, C। जैसा भी इंस्टीट्यूट पूछना चाहे वैसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। कुल मिला के जो टोटल वेटेज होगी वो 14 मार्क्स की होगी, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न रहता है। आई होप आपको पैटर्न दिमाग में बैठ चुका है। सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूं कि ये वाला पोर्शन आपको जो केस स्टडी वाला है, इसे कसम है तुमको कि तुम पहले नहीं उठाओगे। मैंने कसम दे दी है तुमको उसकी, जिसको तुम मन ही मन चाहते हो, इसको सबसे लास्ट में, ठीक है। कसम तोड़ोगे तो वो तुम्हें जीवन में कभी ना मिल पाएगी या मिल पाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि इसको आप सबसे आखिरी में कर रहे हैं। और ये जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है, इसे आप सेकंड लास्ट कर रहे हैं। आप इन 3 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चंस, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये 8 नंबर के, इनको अच्छे से टारगेट करने वाले हैं। आराम से एक एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम आराम से करते हुए चलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप चलोगे तो बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हो सकता है कि तुमको कोई प्रोविजन एक बार में शायद ना समझ में आए, तो तुम उसको दोबारा देख लेना। व्यूज में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, अनलिमिटेड व्यूज है, उसको तुम दोबारा देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा देख लेना। और अगर दिक्कत आए तो हम तो बैठे ही हैं आपके लिए, काहे के लिए बैठे, राइट। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, मेक श्योर कि आप उसे 2 से 3 बार कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट हमारा ग्रंथ है, हमारा भगवान है, उसके एक एक क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट के हमें करके जाने हैं। करंट जो आरटीपी है हमारे पास, उसे हमें अच्छे से करके जाना है। जो करंट मॉक टेस्ट पेपर आएगा हमारे पास, वो हमें अच्छे से करके जाना है। रीसेंट जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, हमें वो सारी अमेंडमेंट्स भी राजा बेटा अच्छे से करके जानी है। तो अगर आप अच्छे तरीके से हमारे हिसाब से जो मैं आपको दिशा दिखा रहा हूं, उस दिशा पे अगर आप चलते हो, तो आप इजीली राजा बेटा टैक्स के पेपर में एग्जेम्पशन ला सकते हो, ठीक है। टैक्स के पेपर में इजीली आप एग्जेम्पशन लेकर आ सकते हो। मेरे खुद के सीए फाइनल में, जहां पर टैक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, वहां पर मैंने 67 मार्क्स स्कोर करे, राइट। तो सर आप भी स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा हूं, बहुत ही एवरेज बच्चा हूं। मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं हूं दोस्त, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हूं, बहुत ही एवरेज बच्चा हूं। बस कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो सर काम हो जाएगा। मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जड़मती मतलब सर जो बैल बुद्धि है सर, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। जड़मती होत सुजान, सुजान मतलब पंडित, समझदार व्यक्ति बन जाएगा वो। तो करत करत अभ्यास थे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अंग्रेजी वर्जन है इसका, राइट। तो प्रैक्टिस करनी है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एग्जाम बहुत छोटा है सर, ये दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा एग्जाम है। अगर आप ठान लो कि आपको करना है, ठीक है ना, अगर आप ठान लो अगर आपको करना है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है दोस्त, डटे रहना है मैदान में और अपना काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस खूबसूरत सब्जेक्ट को, जिसका नाम है इनकम टैक्स। सवाल उठता है सर कि टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, और टैक्स कितने तरीके का है। ये 3 सवाल मैं हर बार जब भी हमारा ये सब्जेक्ट शुरू करता हूं, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, मैं जब भी शुरू करता हूं, ये मेरे 3 सवाल फिक्स हैं
मैं बच्चे से ये 3 सवाल पूछता हूं, तो अभी तो तुम मेरे सामने नहीं हो, हमारी लाइव क्लास भी नहीं चल रही है, लेकिन तुम अपने मन में ये जवाब दो कि टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है और टैक्स कितने तरीके से लगाया जाता है। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम इसको मन में बोलो। आई कैन लिसन योर वर्ड्स। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर टैक्स जो है वो एक कंपलसरी चार्ज है सर। टैक्स जो है वो एक कंपलसरी चार्ज है, लेवीड बाय द गवर्नमेंट एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज लेवीड बाय द गवर्नमेंट एज पर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ से हमारा मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देती है गवर्नमेंट को टैक्सेस इंपोज करने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को पावर ना दे तो गवर्नमेंट की यह औकात नहीं है कि वो अपने सिटीजन से टैक्सेस वसूल सके। बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पावर के अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस मांगती है तो तुम उसे बोल सकते हो पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि वो टैक्स वॉइड एब इनिशियो होगा। उस टैक्स की कोई भी लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी, वो इल्लीगल होगा। तो सर जितने भी टैक्सेस आप देख रहे हो इंडिया में लगाए जाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका जीएसटी हो, चाहे वो आपका कस्टम्स हो, चाहे वो आपका म्युनिसिपल टैक्सेस हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, XYZ कोई भी टैक्स जो इंडिया में लग रहा है, वो सारे टैक्सेस लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है गवर्नमेंट को कि जाओ ये टैक्सेस सिटीजन से ले लो, राइट? मतलब हर एक टैक्स का मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर ड्रॉ करके गवर्नमेंट वो टैक्सेस सिटीजंस के ऊपर लगा देती है। अब ये एक कंपलसरी चार्ज है। कंपलसरी चार्ज से सर आपका क्या मतलब है? कंपलसरी चार्ज से राजा बेटा हमारा यह मतलब है कि सर आप इसे देना चाहो चाहे ना देना चाहो, सरकार के पास राइट है कि वो आपसे टैक्सेस रिकवर कर सकती है, और अगर आप टैक्सेस की चोरी करते पाए जाते हो तो उस केस में सरकार आपको जेल दर्शन तक करवा सकती है। ठीक है, सरकार आपको जेल दर्शन करवा सकती है अगर आप टैक्सेस का पैसा नहीं देते। देखो कोई भी व्यक्ति अपना हार्ड अर्न्ड मनी, कोई भी व्यक्ति अपना हार्ड अर्न्ड मनी किसी और को देकर खुश नहीं है, किसी और को देकर खुश नहीं है। दिन रात मेहनत हम करें और हम उसमें से कुछ पैसा निकाल के सरकार को दे दें। पुराने जमाने में पिक्चरें आया करती थी 80s की 90s की, आपने शायद देखी हो या सुनी हो। गुंडे लोग हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने एरिया में जितने भी बिजनेसमैन थे, शॉपकीपर्स थे, उनसे प्रोटेक्शन मनी लेते थे। हफ्ता बोलते थे उसको, हफ्ता, कि बेटा हफ्ता दे, हफ्ता नहीं देगा तो बेटा तेरे को यहां पर रहने नहीं देंगे, तेरे को सर भगवान के पास पहुंचा देंगे, राइट? उनके पास रामपुरी चाकू हुआ करता था, वो काउंटर पे जाते थे और यूं करके रामपुरी चाकू काउंटर पे गाड़ देते थे, और वो चक्कू गाड़ना ही मतलब था कि बेटा हफ्ता निकालना पड़ेगा। शॉपकीपर डरे डरे अपनी पॉकेट से पैसा निकालता था और दे देता था। वो शॉपकीपर गुंडों से डरता था, खुशी खुशी पैसे नहीं देता था। उसको पता था कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मुझे ये कुछ कर सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे घर परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट भी आपसे हफ्ता वसूल रही है। आप देना चाहो ना देना चाहो, आपको यह देना पड़ेगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट जब यह काम कर रही है तो वो लीगल वे में कर रही है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से यह पावर मिली है, राइट? काम दोनों का सेम है। गुंडे भी आपसे पैसा ले रहे थे प्रोटेक्शन मनी के नाम से, एक्सटॉर्शन मनी के नाम से। द थिंग इज कि वो ले रहे थे वो इलीगल था, लेकिन गवर्नमेंट ले रही है तो वो लीगल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर मिली, राइट? ठीक है सर। अब सवाल उठता है सर कि गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती क्यों है? क्या पड़ी है गवर्नमेंट को टैक्सेस इंपोज करने की? तो राजा बेटा गवर्नमेंट कहती है हम तो रॉबिन हुड पांडे हैं, हम तो रॉबिन हुड पांडे हैं,
हम अमीरों से टैक्स का पैसा लेंगे और उसको देश की उन्नति में लगा देंगे। तेरा तुझको अर्पण, हम एक हाथ से तुमसे टैक्सेस लेंगे और दूसरे हाथ से उन्हीं टैक्सेस के पैसे से हम क्या करेंगे, देश की भलाई करेंगे, देश के भले के लिए वो पैसा खर्च कर देंगे। आइए इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इन द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट भलाई करने के लिए, इन अ वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट टेक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करने के लिए। एज इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलते हैं जहां पे फ्री में इलाज होता है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं जहां पे फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है। एम्प्लॉयमेंट, सरकार एम्प्लॉयमेंट ग्रांट करती है जिसके लिए सैलरी वगैरह खर्च करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट, डिफेंस, अदर डेवलपमेंटल नीड्स टू फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करना चाहती है, उनको हेल्थ, उनको एजुकेशन, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें देना चाहती है और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा मांगता है। गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू, तो द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, तो सरकार को पैसा चाहिए हमारा भला करने के लिए। अब आप ये भली भांति जानते हो कि तुम्हारा कितना भला हो रहा है, ये तुम भली भांति जानते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए। द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्सेस from the public. In other words, government is taking taxes from the public through its one hand, एक हाथ से ले रही है, and through another hand, दूसरे हाथ से वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर रही है। सर जी, सर वो एक हाथ से लेती है, एक हाथ से देती है, एक हाथ से लेती है, एक हाथ से देती है, एक हाथ से टैक्सेस ले रही है और दूसरे हाथ से वेलफेयर करवा रही है। However, no one enjoys handing over its hard-earned money to the government. कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्सेस का पैसा देके राजी नहीं है। दिन रात मेहनत करें हम, सुबह 8 बजे आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करें हम, है सुबह सुबह उठ के क्लास रिकॉर्ड करें हम, मेहनत करें हम और अपनी इनकम में से 30% सरकार को दे दे। भाई क्यों दे दे? अपन 10 लाख साल का कमाए और 3 लाख रुपए सरकार को दे दें। जब भी बेटा 3 लाख रुपए का टैक्स अपन डिपॉजिट करते ना, मां कसम इतनी गालियां निकलती है मुंह से कि मैं यहां पर बता नहीं सकता, इतनी गालियां निकलती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, सर देना पड़ेगा। नो वन एंजॉयज हैंडिंग ओवर इज हार्ड एंड इनकम टू द गवर्नमेंट, दैट इज वाई टैक्सेस आर द कंपल्सरी और द एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय द पब्लिक। सर ये कंपल्सरी है, एनफोर्स्ड है, लॉ के लिए, लॉ से आपके ऊपर इंप्लाई कराया गया है, एक लॉ लाया गया है कि अगर नहीं दोगे तो जेल दर्शन आपको करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट टैक्सेस किस पे लगाती है? सर गवर्नमेंट टैक्सेस इनकम पे लगाती है, जो आप इनकम कमाते हो। सर जो प्रॉफिट्स कमाते हो उस पे लगाती है, जो प्रॉफिट्स कमाते हो उस पे लगाती है। पहले हमारी सरकार वेल्थ पे भी टैक्स लगाया करती थी, वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, लेकिन अब वेल्थ टैक्स को इंडिया से एबॉलिश कर दिया गया है। एंड ऐड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन। गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर सकती है, सर्विसेज की कॉस्ट में ऐड कर सकती है, किसी भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में ऐड कर सकती है, यानी कि जीएसटी की बातें चल रही है। ठीक है दोस्त, तो समझ में आ गया टैक्स क्या है और टैक्स क्यों लगाया जाता है। अब टैक्स कितने तरीके का होता है सर? टैक्स 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। 2 तरीके के टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन is known as direct tax, such as income tax. On the other hand, tax of which incidence and impact fall on 2 different person is known as indirect tax. Important चीज क्या पढ़ रही है
कि सर इंसिडेंस और इंपैक्ट अगर सेम पर्सन पे है तो वो डायरेक्ट है, इंसिडेंस और इंपैक्ट अगर दो अलग व्यक्तियों पे है तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इंसिडेंस और इंपैक्ट से आपका क्या मतलब है? इंसिडेंस मतलब कि ये टैक्स लेवी किसके ऊपर किया गया है, ये टैक्स लगाया किसके ऊपर गया है, और इंपैक्ट का मतलब कि इसका बर्डन कौन बियर कर रहा है। तो सर जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया है वही व्यक्ति अगर टैक्स का बर्डन भी बियर कर रहा है, मतलब उसी की पॉकेट से अगर टैक्स जा रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया गया है वो ये बर्डन शिफ्ट कर रहा है किसी और के ऊपर, टैक्स लगाया ए के ऊपर गया है लेकिन ए अपना बर्डन बी के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, बी से टैक्स का पैसा रिकवर करके गवर्नमेंट को दे रहा है, तो जहां पर लेवी एक व्यक्ति पे हुआ है लेकिन बर्डन दूसरा व्यक्ति झेलता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेवी और बर्डन अगर सेम पर्सन पे है, यानी कि इंसिडेंस और इंपैक्ट अगर सेम पर्सन पे है तो वो डायरेक्ट है। इंसिडेंस और इंपैक्ट यानी कि लेवी और बर्डन अगर दो अलग अलग व्यक्तियों पे है तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का प्रमुख एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, और इसके साथ आप लिख सकते हो कि म्युनिसिपल टैक्स भी जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का प्रमुख एग्जाम्पल जीएसटी है, इसके साथ साथ कस्टम्स भी है, इसके साथ साथ कस्टम्स भी है, राइट। चलिए अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो पहला डिफरेंस तो हमने समझ लिया है कि पहला डिफरेंस क्या है सर, पहला डिफरेंस है कि इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम व्यक्ति के ऊपर आता है। यहां पर हमने देखा है कि सर इंसिडेंस और इंपैक्ट दो अलग अलग व्यक्तियों पर आता है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही उसका बर्डन भी बियर करता है और ये उसको पिंच करता है, जबकि यहां पर ये रिकवर किया जाता है असेसी के द्वारा, हु पासेस द सच बर्डन टू अनदर पर्सन। तो जब आप शर्ट परचेज करने जाते हो पेंटालून्स में, तो आप 1000 रुपए की अगर शर्ट परचेज करते हो तो सर गवर्नमेंट ने पेंटालून्स के ऊपर जीएसटी लगा रखा है और पेंटालून से कहा है कि जब भी तुम शर्ट बेचोगे तो हमें शर्ट की सेल वैल्यू पे तुमसे 12% का जीएसटी चाहिए। यानी कि अगर तुम 1000 रुपए की शर्ट बेचते हो तो 1000 का 12% हमें 120 रुपए का टैक्स जीएसटी के नाम का तुमसे चाहिए। पेंटालून्स तुम अगर 1000 रुपए की शर्ट बेचोगे तो तुम हमें 120 रुपए का जीएसटी पे करोगे। गवर्नमेंट ने पेंटालून्स को पावर दी कि तुम ये जीएसटी का पैसा अपने बिल में डाल दो और अपने कस्टमर से रिकवर कर लो। यानी कि कस्टमर से तुम 1000 रुपए की शर्ट का पैसा भी ले लो और 120 रुपए का जीएसटी भी ले लो और वो 120 रुपए हमको दे देना। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया पेंटालून्स के ऊपर और पेंटालून्स को पावर दे दी कि अपने कस्टमर से तुम 120 रुपीज रिकवर कर सकते हो। तो पेंटालून्स आपको बिल देता है 1000 रुपए प्लस 120 रुपए के जीएसटी का, आप जेब से 1120 रुपए उसको देते हो। सर हम तो यूपीआई करते हैं, कैश कौन रखता है आज की डेट में, चलो यूपीआई करते हो। तुमने क्यूआर कोड स्कैन किया, 1120 रुपए तुमने पेंटालून्स को दिए, पेंटालून्स 1000 रुपए अपने पास रखता है और 120 रुपए गवर्नमेंट को दे देता है। तो पेंटालून्स यहां पर रिकवरी एजेंट बन गया है गवर्नमेंट का, वो आपसे टैक्स का पैसा कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। इंपोज किया है पेंटालून्स के ऊपर लेकिन बर्डन उसका बियर करता है कस्टमर, और आपको पता भी नहीं लगता। आप जब वो शर्ट पहन के बाहर जाते हो और आपका दोस्त पूछता है यार शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, तूने कितने की ली, तो आप उसे कभी ये नहीं बोलते कि यार 1000 रुपए की शर्ट है और 120 रुपए का जीएसटी दिया है। तुम उसको बोलते हो ये 1120 रुपए की शर्ट है, पेंटालून से ली है, अभी भी सेल चल रही है, तू भी ले जाके, राइट। तो आपको ये फील ही नहीं होता कि आपने टैक्सेस दिए हैं, आप उसको अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लेते हो और आप उसको उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से करते हो। बात समझ रहे हो? तो आपको कभी भी डायरेक्ट पिंच नहीं होता। लेकिन जब आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो या आप साल का 12 लाख रुपए कमाते हो और 3,60,000 रुपए का टैक्स आपको जब गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो जैसे कि मैंने बोला मुंह से बहुत ही बढ़िया वाणी निकलती है जो मैं यहां पे कैमरे पे आपको बता नहीं सकता, आप समझ तो गए हैं।
डायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है सर? डायरेक्ट टैक्स लेवी होता है इनकम के ऊपर, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। प्रमुख एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स भी है, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मेन जो है वो जीएसटी है। कस्टम्स भी आप पढ़ेंगे लेकिन सीए फाइनल के अंदर। आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है राजा बेटा वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है सर? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी बढ़ते हैं। हमारे पास स्लैब है, अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो तो आपसे 0% टैक्स लिया जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हो तो 5%, 5 से 10 कमाते हो तो 20%, 10 के ऊपर कमाते हो तो 30%, और अगर 50 लाख से ज्यादा कमाते हो तो सर आपको 30% जो टैक्स देना है उसके साथ साथ आपको 10% का सरचार्ज भी देना है। 1 करोड़ के ऊपर कमाते हो तो 30% तो टैक्स देना ही है, साथ में 15% का सरचार्ज भी देना है। 2 करोड़ के ऊपर कमाते हो तो 30% टैक्स तो देना ही है, 25% का सरचार्ज भी देना ही है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाता है। तो जो रिच पीपल होते हैं वो ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं एज कंपेयर टू पुअर पीपल और द पर्सन अर्निंग अ लेसर इनकम। वेयर एज आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है। इसको आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है, ये सबको एक जैसा ट्रीट करता है और सबसे एक जैसा ही टैक्सेस रिकवर करता है। आप अगर पेंटालून्स पे जाके शर्ट खरीदते हो तो आपको 12% का जीएसटी देना पड़ता है। आप एक स्टूडेंट हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास कोई खास इनकम नहीं है, और वही शर्ट अगर मुकेश अंबानी जाके खरीदते हैं तो उन्हें भी 12% का ही जीएसटी पे करना पड़ता है। एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कमा रहा है उससे भी 12% का जीएसटी लिया जा रहा है, और एक व्यक्ति जो बेहिसाब कमा रहा है उससे भी 12% का ही जीएसटी लिया जाता है। यानी कि सर यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है, रिग्रेसिव है, कांस्टेंट है, हर एक पर्सन सेम रेट से ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। राइट? अच्छा, तो ये तो बातें हो गई आपकी डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। आगे बात करते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है टैक्सेस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी टैक्स अगर सरकार लगाती है तो उसकी पावर वो ड्रॉ करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अगर कोई भी टैक्स का मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ, कोई भी टैक्स का मैटर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ तो उसे आप इंपोज नहीं कर सकते। कोई भी टैक्स मैटर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ तो आप उसे इंडिया में इंपोज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम लॉ है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, 22 पार्ट्स कंटेनिंग 444 आर्टिकल्स, 12 schedules. Any tax law which is not in conformity with the constitution, एनी टैक्स लॉ विच इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा टैक्स का मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ, अगर वो वाला टैक्स सरकार लगा दे तो वो अल्ट्रा वायर हो जाता है। अल्ट्रा वायर मतलब इलीगल, वॉइड एब इनिशियो, उसे हेल्ड कर दिया जाता है इलीगल एंड वॉइड। सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन बिलो। आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. It means tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. लेजिस्लेचर इंपोजिंग द टैक्स उसके लेजिस्लेटिव कंपिटेंस में होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो ये जो है ये लेजिस्लेचर्स है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है ये आपका क्या है, ये आपका लेजिस्लेचर है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग मैटर्स पे पावर दिया है टैक्स लगाने का, स्टेट गवर्नमेंट को अलग मैटर्स पे पावर दिया है टैक्स लगाने का। जिन मैटर्स पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है उन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, अगर लगा देगी तो अल्ट्रा वायर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को जो मैटर्स पे टैक्स लगाने के लिए बोला है अगर उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी तो वो भी आपका अल्ट्रा वायर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 246 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है राजा बेटा? ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को उन सब्जेक्ट मैटर्स पे टैक्सेस लगाने की जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। स्टेट लिस्ट पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने के लिए उन सब्जेक्ट मैटर्स पे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है टैक्सेस लगाने की। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं अगर उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती।
ठीक है, ओके सर। सर ये जो हमारा इनकम टैक्स है वो कहां से आता है? सर हमारा जो इनकम टैक्स है वो एंट्री नंबर 82 से निकलकर आता है, राइट? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, दूसरी चीज जो हमको यहां पर देखनी है वो हमको देखनी है प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि इनकम टैक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसे इनकम टैक्स के अंदर हमेशा हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना होता है। अकाउंट्स के अंदर ऐसा हो सकता है आप कोई भी ईयर फॉलो कर सकते हो। पीरियड ऑफ 12 मंथ, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ कैन बी कंसीडर्ड एज अ ईयर, अकाउंटिंग ईयर, राइट? आप कैलेंडर ईयर को फॉलो कर सकते हो, जैन टू दिसंबर अकाउंट्स के अंदर। आप ऐसा कर सकते हो कि सर जुलाई से शुरू करके जून में खत्म कर दो। आप ऐसा कर सकते हो सितंबर से शुरू करके अगले साल अगस्त में ओवर कर दो। मतलब कोई भी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग ईयर बन जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हमेशा 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 फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल को कमेंस होता है और 31 मार्च को एंड होता है। यही रीजन है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कंसर्न्स है, कंपनीज हैं, वो भी फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करती हैं, ताकि उनको दो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनानी पड़े, अकाउंट्स के लिए और इनकम टैक्स के लिए। एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट से काम चले। इसीलिए जनरली जितने भी लोग जो टैक्स के एम्बिट में आते हैं उनका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर ही होता है। अब इसके आगे की जो चर्चाएं हैं वो हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।